नमस्कार। दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, मैं पंछी आजाद मेरा कहीं दूर ठिकाना रे, इस दुनिया के बाग में मेरा आना जाना रे, जीवन की प्रभात में आऊं, सांझ हो तब मैं उड़ जाऊं, बंधन में जो मुझे कोई बांधे वो मेरा रखवाला रे, जन्म जन्म का मेरा यहाँ से नाता पुराना रे, मैं पंछी आजाद मेरा कहीं दूर ठिकाना रे। जी हाँ, बीच बहस में आज बात हो रही है उन आज़ाद प्रवासी पंछियों की जो भारी तादाद में हमारे राजस्थान आते हैं और यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो प्रवासी पक्षी राजस्थान आ रहे हैं, इनमें होने वाले रोगों की वजह से ये मौत का शिकार हो रहे हैं, जिससे लाखों प्रवासी पक्षियों पर संकट खड़ा हो गया है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी कछुआ जी। आप पर्यावरणविद हैं और पिछले कुछ सालों से वन और वन्य जीवों से जुड़े हुए जो भी तमाम मुद्दे हैं उन पर कोर्ट में बड़ी मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर, सांभर झील जो पूरे देश में खारे पानी के लिए सबसे बड़ी झील के नाम से विख्यात है और नमक उत्पादन में भी एक बहुत बड़ा स्रोत माना गया है, लेकिन पिछले कुछ 1-2 सालों की बात की जाए तो सांभर झील में पक्षियों की मौत ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्या कारण सर आप मानते हैं इसके पीछे? देखिए सर, आपने जो एक बहुत ज्वलंत प्रश्न मेरे सामने रखा, तो मैं आपको सबसे पहले 4 चीज़ें जो मेजर इसके कारण मुझे लगते हैं ना, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला कारण तो इसमें यह है कि यहाँ पे जो केमिकल यूज़ किया जा रहा है साल्ट तैयार करने के लिए, उसको प्यूरीफाई करने के लिए, उस केमिकल के बारे में आज तक किसी ने स्टडी नहीं करी, न कोई रिसर्च हुई कि ये हानिकारक है या नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़, अभी 10 सालों के अंदर सीवरेज का पानी इस झील के अंदर मोड़ दिया गया है, आसपास के शहरों का, गाँव का, जिसकी जो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तीसरी चीज़, यहाँ पे झील के अंदर जो अतिक्रमण इतना ज़बरदस्त हो रहा है कि लगभग हमने एनजीटी में एक केस लगाया था जिसमें ये सामने आया कि लगभग 250 के करीब इलीगल बोर वहाँ पे हो रहे हैं। वो बोर उससे पानी निकालते हैं 24 घंटे और उनसे वो दूर खेतों में ले जाके नमक बनाते हैं। चौथा कारण ये है कि वहाँ पे टूरिज़्म के नाम पे कई सारी बिल्डिंग को अलाउ किया गया है और फैक्ट्री को एक्सपेंशन किया गया है। सांभर साल्ट ने खुद ने अपनी कुछ ज़मीनों को प्राइवेट लोगों को दे दिया है, नाम मात्र की फ़ीस के ऊपर 500 से 1500 रुपये में। ये सब कारण मिलके एक ऐसा कारण बन सकते हैं जिसकी वजह से कोई बीमारी ऐसी बन सकती है कि जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी संख्या में मौत हो रही, क्योंकि सदियों से ये पक्षी आ रहे हैं, सदियों से अपने अंडे वहाँ से आते हैं, उड़ के आते हैं, आके यहाँ पे प्रवास करते हैं और अपने साथ वापस चले जाते हैं। ज़्यादातर पक्षी अपने यहाँ पे आके घोंसले बनाते हैं, अंडे देते हैं, अपने बच्चों को लेके उड़ जाते हैं। वो जब एडल्ट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, वापस वो जो बच्चे हुए तो वापस वो आके और फिर एक नई पीढ़ी को जन्म। ये सतत प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। अधिकतर प्रवासी पक्षी कौन कौन से आते हैं यहाँ? ज़्यादातर फ्लेमिंगो आता है, बार-हेड गूज आती है और इंडियन स्कीमर आते हैं। ये कई सारी ऐसी प्रजातियाँ काफ़ी संख्या के अंदर आते हैं यहाँ पे। कुछ हमारी लोकल रेजिडेंट प्रजातियाँ हैं जो हिमालय से आती है। जब वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है तो उनके खाने पीने का व्यवस्था सब चौक हो जाती है, तो फिर वो मैदानी इलाकों में हमारे एरिया में आके रहती हैं। सर, ये सिर्फ यहाँ की समस्या नहीं है बल्कि पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, पिछले 1-2 सालों से वहाँ पर भी, जैसे फलोदी के खींचन की बात की जाए, वहाँ पर भी इस तरह की समस्याओं का सामना उन पक्षियों को करना पड़ रहा है। उन सब के पीछे की वजह? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गए साल भी इतने सारे फ्लेमिंगोज मरे, इतने सारे पक्षी मरे, सरकार में इतना हल्ला हुआ, एक कमेटी का गठन हुआ, कोर्ट ने भी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, सोमोटो लेकर उन्होंने ऑर्डर किया, वहाँ पे एक कमेटी का गठन किया गया, सब चीज़ें हुई। हमारी झील प्राधिकरण बना हुआ है, वेटलैंड अथॉरिटी, वो बना हुआ, उसकी मीटिंग होती है। हमारी स्थिति ये है कि हम कोई भी जांच करने के लिए भोपाल भेजते हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि इतने संसाधन होते हुए, इतने प्राकृतिक संसाधन होते हैं, आप करोड़ों रुपए टूरिज्म से कमा रहे हो, आपके पास इतने भी साधन नहीं है कि एक पक्षी की जांच कर सके हम यहाँ पे। दूसरी बात, आपके पास
ये समझ में नहीं आता कि हम किसी के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स करें, कि हम पशुपालन विभाग पे करें कि हम वन विभाग पे करें। प्रॉपर्टी वन विभाग की भी है और जिम्मेदारी पशुपालन की भी है, और इन दोनों की कस्मकस में आज तक न पे यहाँ पे कोई लैब बन पाई है, न यहाँ पे कोई रिसर्च हुआ, न कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम है। 3 गार्ड है, 4 गार्ड वहाँ पे रहते हैं जो नंगे हाथों से उनके पक्षियों की डेड बॉडी को उठा के लाके और नर्सरी में रख देते हैं, घायल पक्षियों को लाके रख देते हैं। कोई ये देखने वाला नहीं। अगर ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो गया तो कितना बड़ा बम्बारमेंट हो सकता है, कितना बड़ा सोसाइटी को नुकसान हो सकता है। अभी हम कोविड से निकल भी नहीं पाए, अभी हम कोविड में चल रहे हैं, और ये अगर नई चीज़ अगर ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र हो जाती है तो ये बहुत भयावह स्थितियाँ हो सकती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इन सब के लिए गैर जिम्मेदाराना, सरकार की गैर जिम्मेदाराना जो कार्रवाई है वो जिम्मेदार है। खैर, सरकार जिम्मेदार तो है ही, कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। वो आप किस तरीके से देखते हैं कि जनता का क्या कुछ दायित्व रहना चाहिए उनमें? देखिए, जनता निश्चित रूप से जनता, सरकार अपने आप में कुछ नहीं होती, हम सब मिलकर सरकार बनाते हैं। और जनता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और भागीदारी ये है कि वहाँ के लोकल लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये दुनिया की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है ना, जो रामसर साइट के अंदर दर्ज है, जिसके अंदर लाखों थाउजेंड्स ऑफ फ्लिंगोम आते हैं, लाखों पक्षी वहाँ पे आते हैं। आपको इतना अच्छा नमक, दुनिया का जो बेस्ट नमक है वो नमक आपको मिल रहा है, आप उसके अंदर सीवरेज का पानी छोड़ना चाह रहे हैं, आप उसके अंदर गार्बेज डाल रहे हैं, आप उसके अंदर एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। कहीं कहीं जनता को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम सब चीज़ें सरकार पे डाल के तो कुछ नहीं कर सकते, कहीं कहीं हमको भी अपने को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और एक नागरिक के नाते मैं ये जिम्मेदारी महसूस करता हूँ कि आसपास के लोगों को, और ऐसा नहीं है कि लोग महसूस नहीं करते। अभी लगभग 3 या 4 साल पहले जपोग के सरपंच और 1-2 सरपंच मेरे पास आए और हमने एनजीटी में केस किया। एनजीटी ने ऑर्डर किया कि जितने भी इनलीगल एनक्रोचमेंट है उनको हटाया जाए और इन पाइप को उखाड़ा जाए, जो पाइप लगा रखे उनको उखाड़ा जाए और इनके बिजली कनेक्शन इमीडिएटली काट दिए जाएँ। और एसडीएम ने जाके कुछ कनेक्शन भी काटे, पर अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो वापस वहाँ पे एनक्रोचमेंट पूरा नहीं हटा, काफ़ी सारा एनक्रोचमेंट अभी भी बाकी है। प्लस सामर साल्ट अपनी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता, उसको सोचना चाहिए कि इस झील के विकास के लिए कुछ काम करें, वो सिर्फ अपना पैसा कमाने के अंदर लगा हुआ है। आप लंबे सालों से इस मुद्दे के ऊपर कार्य कर रहे हैं, कोर्ट में पैरवी भी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से जिस तरीके से पक्षियों की मौत हो रही है, तो इनमें कौन सा रोग प्रमुखतया से देखने को मिला है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो अभी जो बर्ड फ्लू का जो चल रहा है कि बर्ड फ्लू, क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों के अंदर बर्ड फ्लू का रहता है। उससे पहले एक दूसरी डिजीज़ थी, वो आइडेंटिफाई हुई थी, पर वो पूरी तरह से हम कह नहीं पाते, क्योंकि प्रॉब्लम ये हमारे सरकार के अंदर कि हमारे यहाँ पे जैसे बच्चे जन्म लेते हैं ना, जैसे आप टाइगर के ले लीजिए, टाइगर के बच्चे जन्मेंगे तो पूरे बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं और फोटो दिखाई जाती है, सब लोग माइक पे आके बोलते हैं, पर जो उनकी मोर्टेलिटी होती है, जब उनकी मौत होती है, उसका वीडियो आज तक किसी ने नहीं देखा कि वो मरा कैसे, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कौन कौन लोग थे, उसके अंदर कौन कौन लोग थे, उसकी जिम्मेदारी क्या थी, किस पे जिम्मेदारी फिक्स हुई, या मोर्टेलिटी के ऊपर कोई जाना नहीं चाहता। और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको मोर्टेलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर मौत हुई तो कैसे हुई, किस हालात में हुई, और हमको उसके लिए तभी हम सजग हो सकते हैं। तो जन्म के ऊपर इतनी खुशियां मनाते हैं तो मरने के ऊपर कम से कम हम ये रिसर्च करें कि ये मौत का कारण क्या है। गए साल इतने फ्लेमिंगो मरे, किसी ने ये तो बस भागा दौड़ होकर रह गई, आज तक ये पता नहीं है कि उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई कि वो बीमारी क्या थी, ऐसा कौन सा जर्म आया उसके अंदर, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया आया जिसने इतने सारे फ्लेमिंगो को मौत के घाट उतार दिया और हम इतनी बड़ी मुसीबत में चले गए। तो ये सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि सरकार एक स्पेशल बॉडी बनाए, उसको उस बॉडी की ये जिम्मेदारियों को 3 महीने में 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। हमारे यहाँ पे लैब, खुद की लैब हो, टेस्ट के साधन हो, ताकि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मिल जाए। पर हम देहरादून से रिपोर्ट मंगाते हैं, तब तक तो काफ़ी सारे भोपाल से, और अगर जंगली जानवरों का है तो देहरादून से मंगाते हैं, तो आने में इतना टाइम लग जाता है जब तक काफ़ी सारा नुकसान हो गया होता है। ये एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण मौत बताई जा रही है, H5N1 पिछली बार जो बताया गया था, मैंने आपको यही कहा ना कि इन्फ्लुएंजा और कुछ बैक्टीरिया, पर क्लियर अभी तक ये रिपोर्ट कभी पब्लिश नहीं हुई है। ये रिपोर्ट आज तक पब्लिश नहीं हुई कि इन्फ्लुएंजा की वजह से ही ये मरे हैं, और ये इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये हमारे एनालिसिस रिपोर्ट है, ये हमारी FSL की रिपोर्ट है, ये जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट है कहीं भी आज तक पब्लिश नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि जहाँ से ये आते हैं, जिस देश से आते हैं, क्या वहाँ से कुछ बीमारी लेके आए और फिर यहाँ पे आके
उनकी मौत हो सकती है, क्योंकि फलोदी वगैरह और भी कहीं देखिए जो साइट है वहाँ पर। संभावना से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता कि बीमारी किसी भी स्टेज पे कहीं पे भी डेवलप हो सकती है। ये पक्षी हैं, इनको सिम्टम्स के बारे में, पर फिर भी मैं आपको ये कहता हूँ कि पक्षी और जानवर, और ये मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर एक गाय का पेट भरा हुआ है, आप उसको कितना हरा चारा दीजिए, आप उसको कितना गुड़ खिलाइए, आप उसको कितनी रोटी कुछ कीजिए, वो सूंघ के और आगे बढ़ जाएगी। ये नेचर ह्यूमन बीइंग में नहीं है, ये नेचर केवल जानवर में। जानवर को थोड़ा भी, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको थोड़ा सा भी लगता है वो बिल्कुल भी उसको टच नहीं करते, पर फिर भी हम इस संभावना से तो इनकार नहीं कर सकते कि बीमारी वहाँ से नहीं आ सकती। बिल्कुल, बीमारी तो आ सकती है, पर ज़्यादा हमारी संभावना ये है कि हमारे यहाँ के एटमॉस्फेयर को हमको एक दफ़ा यहाँ पे रिसर्च होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए कि ऐसे क्या कारण है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही बीमारों को यहाँ से ये किस तरीके से प्रभावित कर सकती है। और जो जैसे मुर्गी पालन है और भी जो अपन देखिए, बर्ड फ्लू अगर आ गया तो उसके बाद में तो बतखों का जो बतख है, मुर्गी फार्म है, हमको लाखों करोड़ों मुर्गियों को मारना ही पड़ेगा, मार के दफनाना पड़ेगा। और यहाँ भी अगर जैसे इन पक्षियों में भी अगर बर्ड फ्लू आ गया और अगर बर्ड फ्लू से मौत होती है तो उनको दफनाना पड़ता है। और यहाँ तक कहते हैं कि वो ज़मीन के अंदर भी वो बैक्टीरिया वहाँ पे रहता है, अगर कभी वो पानी में बह के बाहर आ गया तो वो फिर बहुत बड़ा तांडव मचा सकता है। इसलिए इनको बर्न करने की एडवाइस की जाती है कि इन पक्षियों को गाड़ने के बजाय या तो बहुत गहरा गाड़े, जो किसी भी कीमत पे पानी से नहीं मिल सके। अगर पानी में मिल के वापस ये रिपीट हो जाता है, वापस उसी जगह आ जाता है, दूसरे पानी में चला जाता है, तो डेंजरस हो सकता है। तो ज़्यादा अगर जलाने के लिए हम एडवाइस करते हैं कि इनको जलाना चाहिए। हमारा जो ये पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है, इसमें ये किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रवासी पक्षी? देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब भी कोई जानवर मरता है, वो चींटी से लेकर हाथी तक, सब हमारे इकोसिस्टम का एक पार्ट है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जिस एरिया के अंदर बटरफ्लाइज है, ये तितलियाँ, तो समझ लीजिए कि वो परफेक्ट इकोसिस्टम को मेंटेन करके चल रहा है। बिल्कुल। जिस एरिया के अंदर टाइगर है, वो ये इंडिकेट करता है, ये फ्लैग स्पीसीज है कि इस एरिया का फूड चेन परफेक्ट है, टाइगर जहाँ सर्वाइव कर रहा है। तो ये इंडिकेशन है। बर्ड्स अगर माइग्रेट करने लग गई तो आप समझ लीजिए कि कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम है। इसकी वजह से यहाँ का इकोसिस्टम डैमेज हो गया, या तो फूड चेन डैमेज हो गया। इसकी वजह से यहाँ से बर्ड्स है, बटरफ्लाई है, बी है, हनी बी है, ये अगर माइग्रेट करने लग जाती है एरिया से, तो समझ लेना चाहिए फूड चेन में गड़बड़ हुई है या इकोसिस्टम में गड़बड़ हुई। तो चींटी से लेके हाथी तक सबका अपना एक अलग रोल है। इसलिए अभी जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, जैसे सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, उसमें आप पत्ता तोड़ने की भी परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। क्यों नहीं दिए? वो पत्ता जमीन पे गिरेगा तो डिकम्पोजर बैक्टीरिया अपना काम करेगा, फिर उसको खाने वाले अपना काम करेंगे और एक कंप्लीट फूड चेन बनेगा। इसी तरह से हर पक्षी जो वहाँ से आता है, उसका एक यहाँ के फूड चेन से, यहाँ के इकोसिस्टम से उसका एक महत्व जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत पहले तक हमारे यहाँ पे सारस क्रेन, साइबेरियन सारस क्रेन आते थे, अभी आना बंद हो गए। उसके पीछे एक रीज़न जो सबसे बड़ा सामने आया, तो एक तो ये कि वो माइग्रेट कर गए, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत डिस्टर्ब हुआ। अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ के आते थे, तो रॉकेट लॉन्चर वगैरह इनके पास थे, टेरिस के पास, तो उन्होंने उनको मार दिया। तो बट बहुत सेंसिटिव होते, तो उन्होंने अपना डाइवर्ट कर लिया, तो वो कहीं दूसरी जगह चले गए। और अभी काफ़ी सालों से, करीब 5, 7, 8, 10 साल से हमारे यहाँ पे साइबेरियन सारस क्रेन ने आना बंद कर दिया। और उसकी वजह से जो यहाँ पे फूड चेन के अंदर गैप आया, क्योंकि वो भी एक पार्ट था ना इसका फूड चेन का, बिल्कुल, और यहाँ के इकोसिस्टम का, उसके कहीं कहीं हमको रिफ्लेक्ट, आज नहीं तो 10 साल 20 साल में उसके हमको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, उस एरिया को भुगतने पड़ेंगे। इकोसिस्टम के साथ साथ हमारे यहाँ का पर्यटन उद्योग भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनसे जुड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है उसके ऊपर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है? देखिए सर, आपने ये बहुत सही और सटीक बात कही है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से सारस क्रेन, साइबेरियन क्रेन सारस ने आना केवलादेव में बंद किया ना, तब से वहाँ के इकोसिस्टम को बैडली इफेक्ट किया है। अब चूंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, इसलिए थोड़ा सा वो राइजिंग आप लेवल बता सकते हैं। पर अगर आज भी अगर मेरा ये दावा है कि अगर साइबेरियन क्रेन अगर आज वहाँ पे लैंड कर जाती है, तो ये ट्रैफिक 3 टाइम 4 टाइम बढ़ जाएगा। हाँ, और फिर से एक नई रफ्तार पकड़ेगा। तो अगर मान लो जैसे आज सांबर के अंदर जितना भी टूरिस्ट जाता है वो फ्लेमिंगो देखने जाता है, अगर फ्लेमिंगो इसी स्पीड से मरते रहे,
जानवर इसी तरह स्पीड से मरते रहे, ये झील इसी तरह सिकुड़ती गई। अगर इसका मान लो जैसे जिस हिसाब से सिल्टेशन होता जा रहा है उस हिसाब से हमको लगता है कि ये हालात रहे तो बहुत जल्दी ये झील ये आना भी बंद हो जाएगी, और 10 साल 20 साल के अंदर ये झील बहुत आधी से भी कम रह जाएगी। अभी समय कि हम इसको रोकें, इसका एक्चुअल जितना भी बाढ़ में से 104 स्क्वायर किलोमीटर जितना एरिया उसको हम मार्क करें, मार्क करके एनक्रोचमेंट को हटा के दूर करें। प्रोसोफिस ज़ोलिफ्लोरा, मैंने खुद ने विजिट किया इस एरिया को, प्रोसोफिस ज़ोलिफ्लोरा इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा, कोई इसके बारे में सोच नहीं रहा कि इसको दूर करें, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है कोई नहीं जानता। क्योंकि वो तो उस जब वो आते थे तो बिल्कुल प्लेन था, ये कुछ थे नहीं। अब नया डेवलपमेंट हुआ, ये हमारे लिए घातक है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो रिसर्च के बाद ही पता लग सकता है। लेकिन सर राजस्थान में और कहीं भी जैसे झील के पास में तो आते ही हैं प्रवासी जो पक्षी हैं, लेकिन कुछ गांव हैं जहां के तालाब के किनारे पे वहां पर भी आते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे काउंटिंग में वो नहीं है, लेकिन वहां पर भी उनकी मौत हो रही है। ये भी एक बड़ा मुद्दा। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये पक्षी, देखिए पक्षियों के लिए ये कोई टूरिस्ट तो है नहीं, ये आदमी तो है नहीं। इनको जहाँ पे अपना इनका सेंस ऑफ ह्यूमर और इतना गजब का होता है कि इनको पता लग जाता है कि किस जगह मेरा फूड है, और ये उसी जगह लैंड करते हैं। अब ये जब उड़ते हुए जाते हैं तब इनको पता लग जाता है कि कहाँ पे है, तो ये वहाँ पे लैंड करते हैं। और फिर जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में फूड होता है वहाँ पे ज़्यादा आते हैं, जहाँ पे कम मात्रा में होता है कम होता है, फिर कुछ दिन रुक के वो आगे बढ़ जाते हैं। पर आप निश्चित रूप से कि कई, मैं कहता हूँ फ्लेमिंगो केवल यहीं सामर में नहीं है, आपको दौसा जिले में मिलेंगे, सवाई माधोपुर जिले में मिलेंगे, करौली में मिलेंगे, कई जगह जहाँ पे भी इनको फूड दिखता है और जहाँ पे इनको लगता है कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है वहाँ पे ये रहते हैं और आराम से। तो अभी मैं रिसेंटली अभी 2 घंटे पहले मैं फॉरेस्ट गार्ड्स की ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैंने उनको यही इंस्ट्रक्शन दिए कि आप लोग अपने एरिया में ये ध्यान रखें कि कहीं पे कोई भी अगर इननेचुरल डेथ होती है किसी भी जानवर की हो, चिड़िया से लेके किसी के भी, आप उसको तुरंत नोटिस लेके और अपने हायर अथॉरिटी को बताएं ताकि हम टाइमली पता लगा सकें। ये पता लगा कि आपने नोटिस नहीं किया, काफ़ी सारे मरने के बाद में नोटिस हुआ और हमारा बहुत नुकसान हो गया। तो ये तो पूरे राजस्थान में और पूरे देश के अंदर जाते हैं। कोई जैसे आप देखिए फ्लेमिंगो, अगर आप जाए देखेंगे तो गुजरात में बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ पे आपको लेक्स के नंबर के अंदर आपको फ्लेमिंगो एक साथ एक जगह मिलेंगे। पूरा झील ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्लेमिंगो की चादर बिछा दी है। क्योंकि मैंने कई एरिया स्पॉट किए देखे, मैं रिसर्च में जाता रहता हूँ, मैंने देखा इनका पार्टिकुलर स्पेस नहीं कि यहीं पे आके लैंड करेंगे। जो आज यहाँ पे आया है कल वो भरतपुर जा सकता है, भरतपुर से कहीं दूसरी जगह जा सकता है। तो ये पूरे राजस्थान में फैले हुए, मैं तो कहूँगा पूरे इंडिया में फैले हुए। लेकिन सर प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो प्रदूषण का जो बढ़ता हुआ स्तर है कहीं ना कहीं इन प्रवासी पक्षियों के लिए भी मौत का कारण बन रहा है? निश्चित रूप से ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और इनको थोड़ा सा भी अगर वो लगता है तो इनकी मौत हो जाती है, क्योंकि ये तो बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है पक्षी। तो सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई देन बर्ड्स सेकंड सोफिस्टिकेटेड प्राणी है जो बहुत जल्दी मौत के आगोश में चला जाता है। इसलिए पोल्यूशन के लिए तो निश्चित, जैसे आज आप देखिए जमुना के किनारे कोई भी पक्षी जाके उतरेगा नहीं, और जो उतर गया थोड़ी दिन रह गया तो निश्चित रूप से कहीं भी जाके उसकी मौत होनी है, क्योंकि वहाँ पे इतना हैवी केमिकल है। तो अबेल तो जाएगा नहीं पक्षी, और चला गया तो फिर वो वहाँ पे जिंदा रहने की स्थिति में नहीं रहेगा। पोल्यूशन तो आदमियों से भी ज़्यादा इनके लिए घातक है। लेकिन सर जो पशुपालन की प्रयोगशालाएं हैं, हालांकि अपने यहाँ तो है भी नहीं, और जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी क्या आपको लगता है कि पशु वैज्ञानिक वगैरह या पक्षी वैज्ञानिक है जो भी इन मामलों में ज़्यादा रुचि रखते हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं? देखिए हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मैं वाइल्ड लाइफ के लिए काम करना चाहता हूँ, तो मुझे उस जगह पे पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, मुझे बाबू की जगह बिठाया जाएगा। जो बाबू का काम करना चाहता है उसको फील्ड में लगाया जाएगा। सबसे पहले बात तो यह है कि हमारे यहाँ पे जो इंटरेस्टेड पर्सन है, जो काम करना चाहता है, उसको सही जगह नहीं दी जाती। एक चीज़, वो पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सबसे बड़ा कारण। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा साइंटिस्ट और ये अवेलेबल है नहीं, और है तो उन पर इतना ओवरबर्डन है कि वो कागज़ों से बाहर निकल नहीं पाते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हमारे हालात इस मामले में ज़्यादा अच्छे। लेकिन पोल्यूशन को लेकर भी एनजीटी ने काफ़ी कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, तो एनजीटी ने क्या पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर पक्षियों के जो महत्व के मुद्दे हैं उनके ऊपर क्या कुछ संज्ञान? देखिए आज हमारा जो करंट टॉपिक है उस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ के जपोक और वहाँ के जो सरपंच थे उन्होंने एनजीटी में एक केस किया कि साहब इस झील को बचाया जाए, सामर लेक को,
ये तीन डिस्ट्रिक्ट जयपुर, नागौर और अजमेर को टच करती हुई है और काफ़ी सारी पंचायत समितियाँ और वो लगती है। तो मैं उस केस में वकील था इनकी तरफ से, तो मैंने ये मुद्दा उठाया कि सीवरेज इसमें आ रहा है, आप कचरा इसमें डंप कर रहे हैं, नई नई फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं केमिकल यूज करके और आप नमक को साफ कर रहे हैं। और सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि ये बिल्कुल सिकुड़ती जा रही है, क्योंकि 250 के करीब इनलीगल 12-12 इंच के बोर लोगों ने लगा के 1.5-2 किलोमीटर दूर अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालकर वहाँ पे पानी निकाल रहे हैं और वहाँ से ले रहे हैं। किसी को पता नहीं है कि ये कहाँ पे लगा हुआ बोर, तो वो सब निकाल कर अलग करने की ज़रूरत है। ऑनरेबल एनजीटी ने ऑर्डर दिया कि सरकार को कि इनके सबके कनेक्शन हटाए जाए और इनको खोद के अलग किया जाए। कुछ काम हुआ, पर जो होना चाहिए था अपेक्षाकृत काम वो नहीं हो पाया। इसके बाद में सोमोटो, जब ये इतने सारे पक्षी मर गए, फ्लेमिंगोज गए साल इन्फ्लुएंजा से, तो हमारे ऑनरेबल कोर्ट ने इसके अंदर कॉग्निजेंस लिया और लेकर कमेटी बनाने के रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गवर्नमेंट को। पर कुल मिला के वो जो अपेक्षित वर्क होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और सरकार इस बारे में बहुत ज़्यादा सचेत और जागरूक नहीं है। देखिए सर, फलोदी वगैरह वहाँ पर इतना पोल्यूशन नहीं है, तो हो सकता है कुछ और कारण हो वहाँ पर। देखिए साहब, अभी हमारे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 है उसमें एक सेक्शन है 30 इम्यूनाइजेशन ऑफ लाइव स्टॉक। अगर आपके लाइव स्टॉक कोई है नेशनल पार्क सेंचुरी उस एरिया में, तो उनको इम्यूनाइजेशन करने का सिस्टम है। पर मैं रणथंभौर के पास का रहने वाला हूँ और मैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से इतना जुड़ा हूँ, पर मुझे याद है कि केवल नाम मात्र या खाना पूर्ति के लिए इम्यूनाइजेशन होता है। सेम मैनर्स बर्ड्स के लिए भी, जो ये जहाँ पे ये जैसे बनी हुई है मुर्गी पालन घर के अंदर है, आसपास है, तो वो बर्ड्स भी तो उस एरिया में कहीं मूवमेंट अगर लेती है तो बैक्टीरिया छोड़ देती है और वो बैक्टीरिया छोड़ने की वजह से ये होता है कि हो सकता है कि ये बर्ड फ्लू उस वजह से भी आया हो, क्योंकि हमारे पहले बर्ड फ्लू आया हुआ था। तो इसलिए इम्यूनाइजेशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर एरिया के अंदर मॉनिटरिंग हो नहीं पाती है। सबसे बड़ी बात है कि मॉनिटरिंग नहीं है। मॉनिटरिंग अगर होना तो सब चीज़ें सामने है। रिसर्च नहीं है, आपका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, आज तक रिसर्च नहीं हुआ। इतने फ्लेमिंगो की सेक्रीफाइस होने के बाद भी सरकार ने आज तक कोई एक रिसर्चर को वहाँ डेप्यूट नहीं किया कि आप हमें ये बताइए कि ये क्यों मरे। जी बिल्कुल, ये हमारी बहुत दयनीय स्थिति है। और कुछ प्रयोगशालाएं भी हैं वहाँ पे, किसी भी प्रकार का प्रयोगशाला पे खाली खाना पूर्ति है, कुछ प्रयोगशालाएं नहीं है। आप देखिए अभी कल परसों पत्रिका में इनमें फोटो छपी है जिसके अंदर वो गार्ड अपने नंगे हाथों से उनको डेड बॉडी को उठा रहा है। आपको ये देखिए, आप जब ग्लव्स नहीं दे सकते या फिर आपका स्टाफ इनकॉम्पिटेंट है कि सब कुछ होते हुए काम ही नहीं ले रहा, तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए उसके खिलाफ। पर हमारी स्थिति है कि कोई मॉनिटरिंग करने को तैयार नहीं है, रिसर्च कोई करना चाहता नहीं है। हम जब तक रिसर्च नहीं करेंगे ये चीज़ किसी भी कीमत पे सामने नहीं आएगी कि मौत का एक्चुअल रीज़न क्या है। हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें भी पक्षियों को लेकर ऐसा कुछ रिसर्च के टॉपिक वगैरह नहीं है कि आपको नहीं लगता कि अगर बच्चों को यहीं से शिक्षा दी जाए तो वो थोड़ा अवेयर हो सके? ये मैं आपको भी बताता हूँ कि कुछ 8 दिन पहले बाल विधानसभा, हमारे बाल विधानसभा यहाँ पे हुई थी, देश की पहली। हाँ, देश की पहली बाल विधानसभा हुई थी और उसके अंदर एक बच्ची थी, वो शायद हमारे मुख्यमंत्री जी की पोती थी। उसने ये क्वेश्चन उठाया था कि भाई हमको टूर पे ले जाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, आप इस स्टूडियो से निकल के अगर आप जंगल में जाते हैं, आप जब कलरव देखते हैं तो आपके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ेगा। पर जब आपने जंगल ही नहीं देखा, आपने जानवर ही नहीं देखा, आपने उनके कुछ काम ही नहीं देखे, तो आपको क्या प्रेम? में ही पढ़ते हैं, आप किताबों में, तो आपको प्रेम नहीं उमड़ेगा। आप जब देखेंगे कि तोता किस तरह से एक्टिंग करता है, कैसे मीठी बोली बोलता है, कैसे वो फल को कुतरता है, कैसे आपके ऊपर एक फल ड्रॉप कर रहा है, तो आपकी वो यादगार हो जाएगी। कई दफ़ा हम देखते हैं ना, अमरूद के पास खड़े होते हैं, ऊपर से एक फल गिरता है, ऊपर देखते हैं तोता है, उसने ड्रॉप किया। तो ये सब चीज़ें आपके प्रति, आपका प्रेम उसके प्रति कब होगा? जब आप उसको बहुत नज़दीक से देखेंगे, समझेंगे, उसकी बोली को सुनेंगे, उसकी चाल को देखेंगे। टाइगर के लिए लोग इतने दीवाने क्यों हैं, जबकि वो तो इतना कार्निवोरस है, इतना हमलावर होता है। पर आप देखो, उसे हर कोई चाहता है कि उसके पास ही चला जाऊँ मैं। ये टेंडेंसी है। ये इसलिए कि लोग उसको देख के रोमांचित हो उठते हैं। इसी तरह आप पक्षियों के बारे में अगर आप जैसे उनको बच्चों को दिखाएंगे तभी तो उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा, है ना। पर आपने उनको बताया नहीं तो उनको पता नहीं ठीक होगा कोई जानवर होगा। इन प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए क्या कुछ ऐसा कुछ नियम वगैरह कुछ बना हुआ है? देखिए, हमने क्या है, थोड़ा सा विस्तार हमने एक ट्रीटी साइन की हुई है
साइट्स की, यस, जिसके तहत कोई भी एक हमारी रेड डाटा बुक है, इंटरनेशनल रेड डाटा बुक, उसमें जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है जिसमें फ्लेंगो भी है, इंडियन स्कीमर है, ये सब वहाँ पे दर्ज है। टाइगर है, पेंथर है, लोइन है, एलिफेंट है, राइनो है, ये जितने भी इम्पोर्टेंट स्पीसीज है वर्ल्ड की वो उसमें दर्ज है। वेल है, फिश है, और दूसरे जैसे अपने पेड़ पौधे हैं वो सब उसमें दर्ज है। उस साइट की जो हमने ट्रीटी साइन की है, हम उसको पालन करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए अगर कोई इंटरनेट जैसे फ्लेमिंगो हमारे यहाँ का नहीं है, बाहर के शेड्यूल का भी अगर यहाँ आ गया तो हम अगर उसका शिकार होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए इंटरनेशनली रेस्पॉन्सिबल है। टाइगर के लिए हम इंटरनेशनली रेस्पॉन्सिबल है, जीआईबी के लिए हम इंटरनेशनली रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने ट्रीटी साइन की हुई है 145 देशों के साथ। तो इसलिए इंटरनेशनल रेड डाटा बुक में जो भी है, प्लस हमारे जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो शेड्यूल बने हुए, उस शेड्यूल में जितने भी जानवर हैं उनको प्रोटेक्शन करने की हम मोरली और लीगली दोनों तरह से जिम्मेदार। बिल्कुल, सब तरह से हम जिम्मेदार हैं। सरकार के साथ साथ जनता को भी कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना पड़ेगा और पशु पक्षियों के प्रति गंभीरता के साथ हमें विचार करना पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि सांभर झील जो पूरे देश में एक अच्छे नमक के लिए जानी जाती है, खारे पानी के अच्छे स्रोत के लिए जानी जाती है, पर्यटन के नाम से जानी जाती है, वहाँ उम्मीद करते हैं कि पक्षियों की मौत अब नहीं होगी, यही उम्मीद करते हैं। इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में पधारे, और इसी के साथ फिर से मैं पंछी आज़ाद मेरा कहीं दूर ठिकाना रे, इस दुनिया के बाग में मेरा आना जाना रे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।